तो नमस्ते, जय हिंद। फिर से और एक बार आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है NMMS एग्जामिनेशन 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही उसके जो थ्योरी है उसको जितना हो सके उसका डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब इस वीडियो को बिना देरी करते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स से है। फिजिक्स में 2020 में जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में। तो ये जो है आपका बल क्या होता है, इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं। ये फोर्स होता क्या है ना, ये बल है क्या। बल क्या है ना, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग गति कराएंगे या उसको विराम अवस्था में लाएंगे या लाने की कोशिश करेंगे, इसी चीज को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या आप लोग बोल सकते हैं कि धक्का देना और खींचना को भी बल कहते हैं, ठीक है। जो बल बराबर होता है यानी फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू होता है त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो m का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है, हम लोग जानते हैं, और जो एक्सेलरेशन का होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए फोर्स का जो SI यूनिट हो गया वो kg मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका kg मीटर पर सेकेंड अगर ये आपको ऑप्शन में दिया है तो आपको इसको ये आपका SI यूनिट है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है। तो क्या है ना, इसका दूसरा नाम है जो कि इसको हम लोग न्यूटन से नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और बल का जो CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला जो है यूनिट, CGS यूनिट होता है। बल का जो CGS यूनिट होता है वो होता है डाइन। बल का CGS यूनिट होता है डाइन, और होता है आपका बल का SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला रिलेशन पूछ देगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो आप ये भी जान के रखिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आप याद में रखिए। अब क्या हो सकता है, इसको आपको क्वेश्चन में ये न्यूटन को घुमा के भी पूछ सकता है। आपको बोल देगा कि 1 मिली न्यूटन, देखिए ये 1 न्यूटन बराबर तो समझ में आता है। आपको अगर लिखा रहेगा मिली न्यूटन, तब आप क्या करेंगे, मिली न्यूटन होता है, और किलो न्यूटन ये इस ऐसा भी लिखा रहता है। तो मिली न्यूटन का मतलब होता है 1/1000 न्यूटन, यानी कि 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये होता है मिली न्यूटन। और जो ये होता है किलो न्यूटन वो होता है 1/1000 यानी कि 10 टू द पावर +3 न्यूटन। ये दोनों क्या होता है ना, बल का यानी फोर्स का SI यूनिट होता है। और ये भी होता है, अगर ये तीनों रहता है तो आपका तीनों सही होगा। ये होता है उसका SI यूनिट। तो कौन हो सकता है, देखिए ऑप्शन ए न्यूटन, वो तो होगा ही, ठीक है। ऑप्शन बी है मिली न्यूटन, वो भी होगा। ऑप्शन सी है किलो न्यूटन, ये भी होगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो हो गया आंसर। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोहा का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, पर वही लोहा पानी में डूब जाता है। सही कारण बताइए, सही कारण आपका क्या होगा। तो ये जो डूबने और तैरने का रहस्य है ये डिपेंड करता है घनत्व पर, यानी कि डेंसिटी पर। ये घनत्व होता क्या है ना, घनत्व होता क्या है ना, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, ठीक है। जो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास बाय आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। ये जो द्रव्यमान यानी कि मास का SI यूनिट होता है वो kg होता है, और आयतन का होता है मीटर क्यूब।
तो घनत्व का जो SI यूनिट हो जाता है, घनत्व का जो SI यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है ना, kg/m³। ये हो जाता है आपका घनत्व का SI यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोहा का जो घनत्व है वो कितना है। तो लोहा का जो घनत्व होता है वो 7800 kg/m³ होता है, kg/m³ होता है। और जो जल का होता है, जल का होता है आपका 1000 kg/m³। इन सभी चीज का घनत्व आपको याद करके रखना है। और जो पारा का घनत्व होता है, पारा का घनत्व होता है 13600 kg/m³। ये होता है क्वेश्चन में। इसलिए क्या हो जाता है ना, लोहा जो जल है, जल में लोहा का जो टुकड़ा है वो डूब जाएगा और पारा का टुकड़ा भी डूब जाएगा जल में। लेकिन यही लोहा का टुकड़ा अगर हम लोग पारा में डाल देंगे तो वो क्या हो जाता है ना, तैरने लगेगा। क्योंकि जो पारा का घनत्व है वो लोहे के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहा का टुकड़ा पारा में तैरते रहेगा। तो क्या है रीजन ना, जो लोहा का घनत्व है वो पारा के घनत्व से कम है, इसलिए वो तैरने लग गया। और पानी में क्यों डूब गया ना, पानी का घनत्व लोहा का घनत्व अधिक है पानी का घनत्व से, इसलिए पानी में लोहा का टुकड़ा डूब गया। ठीक है, यही कारण है कोई भी चीज डूबता है या कोई भी चीज तैरता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो सही आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3। क्या बोला है ना, पारा का घनत्व जो है वो लोहे से ज्यादा है और लोहे का जो ना घनत्व है वो पानी से ज्यादा है, इसलिए लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है और पारा में तैरता है। बस यही कारण है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है ना, 10 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब कितना होगा। अब प्रेशर बोल रहा है, दाब यानी कि प्रेशर। जो आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है वो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 1 पास्कल के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको मीटर में लिखे हैं, अब क्वेश्चन में दिया आपका वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन सेंटीमीटर बराबर होता है 10,000 पास्कल हो जाएगा। क्यों हुआ नहीं समझ में आया। 1 मीटर जो है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वर्ग यानी कि स्क्वायर मीटर दिया है तो इसका भी स्क्वायर हो जाए, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो 10,000 इसलिए सेंटीमीटर हो गया। तो 1 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 पास्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना दिया है ना, 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, तो और एक को जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ना, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख पास्कल, 1 लाख पास्कल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि 4 नंबर, 4 ऑप्शन आपका सही, 10⁵ पास्कल। समझ में आ गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ना, किस माध्यम में ध्वनि का वेग यानी कि साउंड वेव सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए साउंड है क्या। तो ध्वनि एक क्या होता है ना, ध्वनि एक तरंग है जो क्या है ना, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये माध्यम क्या है ना, माध्यम होता है मॉलिक्यूल्स, कण, जिसको वो पकड़ पकड़ के आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो जमीन को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, वही चीज है ध्वनि भी किसी ना किसी को पकड़ के आगे बढ़ेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ध्वनि पकड़ या मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स एकदम सामने सामने आपका ठोस में रहता है यानी कि सॉलिड में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि सबसे तेज गति कहां करेगा, ठोस पर करेगा। उसके बाद आपका आता है द्रव्य पर यानी कि लिक्विड पर सबसे और थोड़ा सा कम गति करेगा। सबसे कम किस में गति करता है ना, गैस पर, गैस में सबसे कम गति करेगा। ये सबसे कम गैस में, उससे ज्यादा गति करेगा द्रव्य पर, उससे एकदम सबसे ज्यादा गति करेगा ठोस पर करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी जगह है जो साउंड सुनाई नहीं देता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कहां साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा गति करेगा कहां, ठोस पर। तो ऑप्शन में देखिए जो सॉलिड है वही ज्यादा गति करेगा, जो सॉलिड नहीं है वो कम गति करेगा। तो आपका जो है निर्वात में आया है, हवा आया है, पानी, हवा क्या है गैस है, पानी क्या है लिक्विड है, और जो लोहा है वो ठोस है यानी कि सॉलिड है। तो आपका लोहा में सबसे स्पीड गति करेगा साउंड वेव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो ध्वनि जो है ये एक तरंग है, हम बताएं आपको पहले कि ध्वनि को सुनने के लिए आपका जो ऑडिएबल साउंड होता है, ध्वनि 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो होता है इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, ये सबसे पहले होता है। इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है आपका वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम। ये जो होता है 20 हर्ट्ज से कम, इसको हम लोग सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्ज से कम को हम लोग सुन नहीं सकते। हम लोग किसको सुन सकते हैं ना, ऑडिएबल साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिएबल साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिएबल साउंड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रव्य साउंड, श्रव्य ध्वनि कितना से कितना होता है ना, ये होता है ना 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है सुन सकते हैं हम लोग। इतना से इतना फ्रीक्वेंसी तक ही हम लोग उस ध्वनि को सुन सकते हैं। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन इसको जानवर सुन सकता है, ठीक है। जो कितना होता है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है अधिक होता है। इस चीज को क्या होता है ना, हम लोग भी इसको हम लोग नहीं सकते, इन दोनों को हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन सिर्फ किसको सुन सकते हैं ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी है तो उसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी किसी भी चीज को हम लोग सुन नहीं सकते। समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिए कि कौन सी ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो कौन कौन सा नहीं सुन सकते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से कम होगा उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से कम होगा उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो पहला ऑप्शन है 10 हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज को सुन सकते नहीं सुन सकते, क्योंकि उससे 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए उसको हम लोग सुन नहीं सकते। और ऑप्शन बी 200 हर्ट्ज, हाँ सुन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आता है। आपका 5,000 इन दोनों के बीच में ही आता है, उसको भी सुन सकते हैं। और डी नंबर में है 50,000 को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। तो इन दोनों को हम लोग जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी कि 10 हर्ट्ज और 50,000 हर्ट्ज को हम लोग सुन नहीं सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आएगा, ए और डी जो है वो आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 ये आपका है आंसर। समझ में आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका विद्युत आवेश क्या लिए हैं, Q1 लिए हैं, तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 लिए हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए अंकित समीकरण कौन सा सही है, कौन सा आपका सही है उसको बताना है। तो इसको बताने से पहले थोड़ा चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो प्रोटॉन है वो नाभिक में रहता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन Q1 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो प्रोटॉन होता है ये कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, इसलिए प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, जो कि क्या है Q2 है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है ना, इन दोनों का जो आवेश है वो चार्ज बराबर होता है, इन दोनों का जो चार्जेस है वो बराबर होगा, यानी कि जो ये प्लस है प्लस Q1 बराबर क्या होगा माइनस Q2, ये बराबर होगा Q1 और माइनस Q2, ये क्या है आपस में बराबर होगा। तो अब ये दोनों अगर इक्वेशन बराबर है तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इक्वल 0। सेम चीज इस माइनस में था, इसको इधर ले आए तो माइनस इधर आने से क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया, ये भी प्लस में है दोनों, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल 0। तो आपका ये आ गया एक इक्वेशन, एक समीकरण आ गया, ठीक है। तो कौन सा सही है, देखिए ये वाला ऑप्शन ए, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए
आई होप वीडियो समझ में आ रहा है आपको, तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी के बीच संबंध स्थापित किया था। वो सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक का नाम दिया है? डार्विन। जो डार्विन होता है, जो डार्विन। दूसरा कौन सा वैज्ञानिक है ना? जेम्स वाट। जेम्स वाट है। और तीसरा कौन है? जेम्स पेरकोट जूल और न्यूटन। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस चारों वैज्ञानिकों में से क्या है ना, एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम है जो इसमें से क्या है ना मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के बीच में संबंध बताया था। तो वो जो वैज्ञानिक का नाम है वो होता है जेम्स पेरकोट जूल। ये है उस वैज्ञानिक, इसने क्या था ना 1818 ईस्वी में ये क्या था ना, ऊष्मा का जो प्रकृति है, ऊष्मा का जो नेचर है, प्रकृति है, इसका प्रकृति क्या है ना, ऊष्मा जिधर ठंडा रहता है उधर ही ऊष्मा गति करता है। इसका क्या किया था ना, इसका खोज किया था। और साथ ही उसी में क्या बताया था ना, जो यांत्रिक ऊर्जा है और ऊष्मीय ऊर्जा को क्या किया था ना, उन दोनों को संबंध को, ऊष्मीय ऊर्जा दोनों के संबंध को क्या किया था ना, प्रस्तुत किया था। कौन किया था ना? जेम्स पेरकोट जूल। कब किया था ना? 1818 ईस्वी को। ठीक है, समझ में आएगा। और जो न्यूटन है, न्यूटन ने क्या किया था? बल का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब। इसीलिए बल का क्या किया जाता है? बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो जूल ने क्या किया था ना, ऊष्मीय और यांत्रिक ऊर्जा का संबंध स्थापित किया था और ऊष्मा का प्रकृति का खोज किया था, इसलिए क्या था ना, उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। और जो जेम्स वाट है, ये क्या था? भाप इंजन को इन्वेंशन किया था। भाप इंजन को इन्वेंशन किया था, भाप इंजन बनाया था। ठीक है। और डार्विन जो है ये बायोलॉजी में है। डार्विन क्या था ना, ये एक सिद्धांत दिया था। इसने बताया था कि जो जीव होते हैं वो असीमित मात्रा में बच्चा पैदा कर सकता है, संतान उत्पत्ति कर सकता है, लेकिन उसमें से कुछ सभी को क्या करना पड़ेगा ना, जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष कुछ ही चीज कर पाते हैं और जिंदा रहते हैं। ये सिद्धांत दिया था। इसका एक प्रसिद्ध जहाज भी है, जो बीगल जहाज से ये पूरा विश्व का भ्रमण किया था, इसलिए इसको प्रसिद्ध डार्विन को माना भी जाता है। बीगल जहाज से ये पूरा घुमा था। तो आपका ये आंसर हो गया जेम्स पेरकोट जूल, जो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को रिलेशन बताया था। कब बताया था? 1818 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से बिजली तथा ताप सबसे ज्यादा चालक कौन करता है? ये चालक है क्या? चालक क्या होता है ना, जो किसी विद्युत या ऊष्मा का चालन करता है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई एक धातु का टुकड़ा है या कोई भी वस्तु का एक टुकड़ा है। अगर हम लोग यहाँ इसको विद्युत देंगे, विद्युत प्रभावित करेंगे, तो वो यहाँ पर अगर आ जाता है तो मतलब कि वो क्या कर रहा है ना, विद्युत का चालन कर रहा है, मतलब चला रहा है, आगे गति करा रहा है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचता तो वो विद्युत का कुचालक है। अगर उष्मा भी इसी प्रकार, उष्मा अगर देंगे यहाँ तो ग्राम, अगर उष्मा अगर यहाँ तक पहुंच गया तो उष्मा का चालन हो रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो विद्युत उष्मा का भी चालन नहीं हो रहा है। वही है चालक, जो उस एनर्जी को चालन करता है, उसे चालक कहते हैं। ठीक है, किसी भी एनर्जी को चालन करता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो विद्युत का चालन सबसे अच्छा बोल रहे कौन है ना? तो सबसे अच्छा जो होता है वो चांदी होता है, और उसके बाद आता है आपका सोना आता है, उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। ये होता है सबसे अच्छा होता है चांदी, उसके बाद होता है सोना, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उससे और उससे जाता है। तो बेसिकली आपका यही 4 गो क्या रहा ऑप्शन में रहेगा। तो सबसे अच्छा जो उष्मा और विद्युत का चालन होता है वो चांदी होता है, सिल्वर सबसे अच्छा होता है कंडक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो एक हीट एनर्जी हो। ठीक है,
फिर भी हम लोग चांदी का वायर नहीं बनाते, देखिएगा एल्यूमिनियम का ही बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, या तांबा का ही बनाते हैं। इन दोनों का अच्छा सुचालक है फिर भी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसमें अगर हम लोग वायर बना देंगे तो ये कॉस्टली, महंगा पड़ जाएगा, इसलिए और खरीदने में दिक्कतें आएंगे बहुत सारे लोगों को। इसलिए क्या किया गया है ना, ये भी अच्छा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम और तांबा का वायर बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि चांदी अच्छा सुचालक होने के बावजूद भी हम लोग उसका वायर क्यों नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। समझ में आएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण को कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज जानना पड़ेगा कि ये दर्पण होता क्या है ना। दर्पण क्या होता है ना, दर्पण एक प्रकार का सतह होता है जो चमकीला होता है, जो प्रकाश की किरण को क्या करना, परावर्तित कर देता है, यानी कि लौटा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, पीछे क्या होता है ना, पेंट यानी कि कलई किया हुआ रहता है। समतल दर्पण समतल होता है, और भी दो प्रकार के दर्पण होते हैं, जैसे एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पण होते हैं। तो सबसे जो अच्छा दर्पण में ही क्या होता है ना, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो प्रकाश आ रही है, ये आने वाली प्रकाश को, ये प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण में, तो ये प्रकाश की किरण जब आ रही है तो क्या कहता है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। फिर यहाँ क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तन होकर वापस लौट जाएगा, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, अब एक चीज रहता है ये बीच बीच में, जिसको हम लोग अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, अब क्या होता है ना, परावर्तन के कोई समतल दर्पण कुछ नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि जो एंगल आपतित किरण क्या करता है ना, एंगल बनाता है। आपतित किरण जब आता है तो एक एंगल बन रहा है, देखिए बन रहा है। लेकिन जो अभिलंब क्या करता है, उस कोण को मापता है, कोण को मापता है। क्या करता है, अभिलंब कोण को मापता है। मतलब कि अगर कोई किरण दर्पण में आके टकरा रहा है तो उससे बनने वाला कोण को हम लोग मापेंगे कहां से, अभिलंब से। उसका सतह से नहीं मापेंगे, उसका तल से नहीं मापेंगे, कहां से मापेंगे, अभिलंब से। तो अभिलंब क्या ये है, तो यहां से यहां तक के कोण को कहते हैं, आपतित किरण ने बनाया तो आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल आई से डिनोट करते हैं। और यहां से जो ये वाला कोण जाने वाला किरण बना रहा है, यानी कि परावर्तित किरण बना रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। और ये दोनों एंगल क्या होता है, एंगल आई बराबर हो जाता है एंगल आर। ये हमेशा आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। समझ में आ गया। बस ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। पता है, और एक चीज कहता है कि ये जो आपतित किरण या परावर्तित किरण या अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होना चाहिए, तभी वो परावर्तन होगा, नहीं तो परावर्तन नहीं होगा। मान लो ये उड़ के गया यहाँ, ये आया यहाँ, ये गया इधर, तो वो परावर्तन का नियम नहीं है। ठीक है, तो वो एक ही बिंदु यानी कि एक ही बिंदु पे जाके तीनों स्थित रहना चाहिए, तभी ये चीज परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बताया ना सतह, दर्पण के सतह से, दर्पण क्या है, दर्पण ये समतल है, इसका सतह क्या है, ये वाला इसका सतह है। तो दर्पण के सतह से 15 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन सा ना, बनाते हुए प्रकार की किरण आपतित होती है, आपतित, आपतन कोण, आपतित किरण आ रहा है जो दर्पण के सतह से, दर्पण के सतह से मतलब ये वाला, दर्पण के सतह से मतलब ये वाला नहीं, ये वाला किरण आ रहा है। तो ये वाला कितना डिग्री का है ना, 15 डिग्री का है। ये वाला कितना डिग्री का है, 15 डिग्री का है। तो बता रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बीच का एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, बीच का एंगल यही है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम बताएं कि एंगल आई बराबर एंगल आई आर होता है।
तो ये है अभिलंब। अभिलंब मतलब लंब, यानी कि ये पूरा का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। पूरा का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो अगर हम लोग 90 डिग्री से 15 डिग्री घटा देंगे तो ये कोण निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना, आसान है ना। तो कितना निकलेगा ना, 75 डिग्री आपका हो गया ये वाला एंगल। ये वाला एंगल जो आपका हो 75 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल 75 पे मतलब कि एंगल आई बराबर हो गया, एंगल आई बराबर 75 डिग्री। तो एंगल आई अगर 75 डिग्री है तो एंगल आर बराबर 75 नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों निकल गया। और क्वेश्चन में बोला था ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का कोण को बताना है, मतलब इन दोनों के बीच के कोण को, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो बीच का कोण क्या होगा? ये कोण निकल गया, ये भी कोण निकल गया, तो दोनों को ऐड कर दो, बीच का कोण निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? 75 प्लस 75 कितना हो गया? 10 और 150 डिग्री निकल गया। आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए आंसर, ऑप्शन 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होता है? कौन सा रंग मनुष्य के आंखों में सबसे अच्छा होता है? वो जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरा। हरा रंग क्या होता है? मनुष्य के आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है हरा, यानी कि ग्रीन। ग्रीन कलर जो है वो मनुष्य के आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, ताजगी और हमारे आंखों को शक्ति प्रदान करता है, इसलिए हमारे आंखों के लिए ग्रीन कलर अच्छा होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, सूर्य से निकले प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य से जो पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। वो लगता है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से का जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ऑप्शन में देखिए, अच्छा ऑप्शन में क्या दिया है ना आपका, सभी को सेकेंड में दिया है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो इंटू 60 प्लस हो जाएगा 20 सेकेंड, तो कितना आएगा? 480 प्लस हो जाएगा 20, तो कितना आएगा? 500 सेकेंड। आपका आ गया 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड लगता है हमारे पृथ्वी तक आने के लिए प्रकाश। तो ऑप्शन 3 आंसर, ऑप्शन आपका 3 हो गया आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने एवं करवाने के लिए आप सभी को दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो पे एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।